हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने प्रश्नावली 5.1 उसे कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली शुरू करते हैं। उसके पहले हम उसमें जो बेसिक चीज़ें हमें जानना है उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिक पता होगा तभी हम जाकर आगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली का जो सवाल दिया गया है उसे हम ठीक ढंग से लगा पाएंगे और समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो आपकी पहली हेडिंग है आर्गेंड तल, तो आर्गेंड तल को समझने के लिए हमें पीछे वाली क्लास यानी कि 9-10 की क्लास में हमने पढ़ा है। एक होता है कार्टेशियन तल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दे दिया कि 3,6 को कार्टेशियन तल पर व्यक्त कीजिए, तो हम कैसे इसे करते थे। पहले हम चतुर्थांश बनाते थे। ये आपका मूल बिंदु होता है, ठीक। ये आपका मूल बिंदु है और इधर आपकी एक्स एक्सिस होती है और इधर आपकी एक्स डैश एक्सिस, यानी कि एक्स इधर पॉजिटिव और एक्स डैश का मतलब है इधर निगेटिव वैल्यू होगी। और ऊपर होता है आपका ये वाई एक्सिस और नीचे होता है आपका वाई डैश एक्सिस, ठीक। तो आपको सवाल में दिया है कि 3,6 को कार्टेशियन तल पर व्यक्त कीजिए। तो सबसे बड़ा हम देख लेते हैं 6 तक है, तो हम इसे 6 पॉइंट में इसे डिवाइड करते हैं। ये मान लेते हैं 1 यहाँ पर है, 2, ये 3, 4, 5, ये 6। और उधर भी देख लेते हैं, ये -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। और y की तरफ चलते हैं, यहाँ पर 1 है मान लेते हैं, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और इधर चलते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6 हो गया, ठीक है। तो आपको दिया है कि 3,6। देखिए जो आपका पहला पॉइंट होता है ये एक्स एक्सिस पर ड्रा करना होता है और जो दूसरा होता है वो वाई एक्सिस पर, ठीक है। और चिन्ह जो दिया रहता है तो उसके हिसाब से हम वाई की तरफ या वाई डैश या एक्स से या एक्स डैश की तरफ लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव दिया है, यानी एक्स पर हमें चलना है +3, यानी कि प्लस की तरफ चलेंगे, यानी कि 1, 2, 3 ये बिंदु मिल गया हमें, यहाँ तक चला एक्स एक्सिस पर। अब दूसरा चला है वाई पर 6, यानी कि पॉजिटिव की तरफ, यानी कि 6 चलेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे कि हम इसे बढ़ाएंगे आगे, इसे बढ़ाएंगे और इसे भी बढ़ाएंगे। अब इन दोनों का जो कटान बिंदु है ये यही हो गया आपका 3,6, यही हमें बिंदु मिल गया और यही कार्टेशियन तल पर व्यक्त हो गया। ये जो सवाल दिया है व्यक्त करना था, यही हमारा हो गया, क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी कोई निर्देशांक अगर दिया है तो हम कार्टेशियन तल पर उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो अब समझते हैं आर्गन तल, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन तल, जैसे कोई समृद्ध संख्या आपको दे दिया तो उसे हम कैसे व्यक्त करेंगे आर्गन तल पर, ठीक। तो समझते हैं। देखिए इसमें भी एक चतुर्थांश बनेगा आपका, ये है, ये चतुर्थांश हो गया आपका। और देखिए बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका कार्टेशियन तल पर जो एक्स एक्सिस है वो आर्गन तल में क्या हो जाता है, जो एक्स एक्सिस है वो आपकी कहलाती है वास्तविक अक्ष, वास्तविक यानी कि रियल एक्सिस। और जो आपका कार्टेशियन तल पर जो वाई एक्सिस है वो आर्गन तल में काल्पनिक अक्ष कहलाता है, काल्पनिक अक्ष कहलाता है, ठीक है। यानी आपका हो गया ये रियल एक्सिस और ये आपका हो गया आई यानी कि इमेजिनरी एक्सिस,
ठीक है, बस अंतर इतना सा है कि आपको जो कार्टेशियन तल में जो एक्स एक्सिस होता है वही जाकर आर्गन तल में क्या हो जाता है, वाई एक्सिस, सॉरी वास्तविक अक्ष हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि कोई समरी संख्या z बराबर 2 - 4i को आर्गन तल पर व्यक्त कीजिए, आर्गन तल पर व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे बड़ा कहाँ तक दिया है, 4 तक, तो हम क्या करेंगे, 4 तक हम पहले बना लेते हैं, पॉइंट डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3, ये 4। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये कि ये जो 2 - 4i है, ये जो आपका पहला है यानी कि जिसके साथ आई नहीं लगा है, ये आपका क्या कहलाता है, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग कहलाता है। और ये जिसके साथ आई लगा है ये आपका कहलाता है काल्पनिक भाग। यानी ये जो वास्तविक भाग है वो वास्तविक अक्ष पर इसे हम ड्रा करेंगे और जो ये काल्पनिक भाग है उसे हम काल्पनिक अक्ष पर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो देखिए आपको जो वास्तविक भाग, देखिए हमें पहले यहाँ बना लेते हैं पॉइंट, और इधर हम 1 2 ये 3 और ये 4 हो गया। अब देखिए इधर क्या होगा, ये r डैश एक्सिस होगा और ये i डैश एक्सिस होगा। ठीक है, तो इधर भी चलेंगे हम, यहाँ पर -1 -2 -3 और ये -4। अब इधर भी -1 -2 -3 और ये लास्ट बिंदु -4। अब देखिए जो वास्तविक भाग है ये प्लस है, प्लस 2 है, यानी कि हम प्लस की तरफ चलेंगे वास्तविक अक्ष पर। तो प्लस 2 चलते हैं, 1 ये 2, ये हमारा एक बिंदु मिल गया। ठीक, अब देखिए जो काल्पनिक भाग है ये -4 है। ठीक है, यानी कि -4 है, यानी कि काल्पनिक अक्ष पर हम चलेंगे माइनस की तरफ, और कितना चलेंगे, -4। तो यहाँ देखते हैं -1 -2 ये -3 ये -4। देखिए हमारा बिंदु ये मिल गया एक। ठीक, हमारा एक बिंदु ये मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे और इसे भी आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों का जो कटान बिंदु है यही आपका निर्देशांक हो गया, 2 -4। अब ये सवाल किस पे व्यक्त करना था, आर्गन तल पर। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जैसे एक और समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया कि z बराबर समरी संख्या आपको दे दिया -6 + 5i को आर्गेंड तल पर व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में 1 नंबर का ये आपको पूछ लिया जाता है कि कोई समरी संख्या दे दी आपको और वो आपको पूछ लिया कि आप आर्गेंड तल पर व्यक्त कीजिए उसे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले, तो पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे। ठीक, और ये आपका होता है मूल बिंदु 0, और ये आपकी जो एक्सिस है ये होती है रियल एक्सिस यानी कि वास्तविक अक्ष, और ये r डैश एक्सिस, और इधर होता है आपका i डैश एक्सिस, और ये ऊपर i एक्सिस। आपको दिया है कि -6 + 5i। देखिए जो -6 वास्तविक भाग है और जिसके साथ i लगा है वो काल्पनिक भाग है, तो हम वास्तविक भाग पर कितना चलेंगे,
-6, तो हम पहले पॉइंट बना लेते हैं। सबसे बड़ा कितना दिया है? 6 दिया है, तो हम 6 भाग में पहले डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं एक यहाँ पर है, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6, और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और इधर भी -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6, और इधर भी -1, -2 और ये -3 और ये -4 और ये -5 और ये बिंदु -6। ठीक है, तो देखिए सवाल में कहा है कि -6 + 5 आई, यानी कि वास्तविक भाग पर कितना चलेगा? -6। ठीक है, तो हम किधर चलेंगे? इधर माइनस की तरफ। तो यानी देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, यानी ये बिंदु आपको मिल गया। अब काल्पनिक भाग पर कितना चला है? +5, यानी प्लस की तरफ चलेंगे हम, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका बिंदु मिल गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसे हम आगे बढ़ाएंगे और इसे भी मिला देंगे। तो ये जो कटान बिंदु है दोनों का, ये बिंदु क्या हो गया? -6, 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई समृद्ध संख्या दिया है तो आप आर्गन तलपुर से व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अब आपकी दूसरी हेडिंग है, समझते हैं। आपकी दूसरी हेडिंग है कि समृद्ध संख्या का, अगर कोई समृद्ध संख्या दिया है तो उसका ध्रुवीय निरूपण कैसे करेंगे। यानी हेडिंग है आपकी समृद्ध संख्या का ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई समृद्ध संख्या दी है z बराबर x + iy। ठीक है, तो इसका जो ध्रुवीय रूप होगा, इसका जो इस समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप जो होगा वो होता है z बराबर r cos थीटा प्लस r इंटू आई साइन थीटा। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, यानी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, ये देखिए होता है, यानी कोई समृद्ध संख्या दिया तो आपका जो ध्रुवीय रूप होता है ये z बराबर r इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो देखिए हम r और थीटा हमें तो वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसे निकालेंगे कैसे? देखिए आपको समृद्ध संख्या दी है z बराबर x + iy, तो r को हम कहते हैं मापांक। ये होता है √ वास्तविक भाग का वर्ग, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा? देखिए वहाँ पर, यहाँ पर कितना है, यानी कि √x² प्लस y², ये आपका क्या आ गया? मापांक आ गया। ठीक है, अब देखिए जो r और थीटा होता है ये आपका चतुर्थांश है, ये मूल बिंदु। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है और उसका निर्देशांक r, थीटा है, यानी ये जो दूरी है ये आपकी r कहलाती है और ये जो एंगल है ये थीटा। ठीक है, जैसे देखिए पीछे देखिए हमने पढ़ा ना कि जो सवाल दिया था आपका, ये -6 + 5i को आर्गन तल पर व्यक्त कीजिए। ये जो पॉइंट मिला है इसकी जो मूल बिंदु से दूरी है ये, यही आपकी r कहलाती है। ठीक है,
आर हमारा आ गया, और थीटा, देखिए थीटा को हम कहते हैं कोणांक। कोणांक ये थीटा होता है बराबर tan इनवर्स y अपान x, ये माड में, ठीक है। यानी देखिए जो काल्पनिक भाग है आई का गुणांक बटे वास्तविक भाग, यानी कि काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, ये आपका क्या होता है, थीटा। चलिए एक सवाल देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई समरी संख्या दे दी आपका z बराबर 1 प्लस आई इंटू रूट 3, ये समरी संख्या आपको दे दिया। तो इसमें क्या निकालना है हमें, मापांक और कोणांक। देखिए कॉन्सेप्ट है एक, बस उसी को समझाने के लिए, यानी एक सवाल दिया, ये सवाल जो लगा रहे हैं देखिए बीच में एक कॉन्सेप्ट आएगा, बस उसी को समझाना है मुझे, ठीक है। देखिए इसका सलूशन देखते हैं। देखिए z बराबर दिया है आपको 1 प्लस आई इंटू रूट 3, तो हमारा मापांक यानी r बराबर क्या होता है, देखिए वास्तविक भाग का वर्ग अंडर रूट में, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग यानी कि रूट 3 इसका स्क्वायर, ये आपका बराबर हो गया, देखिए 1 का स्क्वायर 1, देखिए रूट 3 का स्क्वायर, देखिए कड़ी हट जाएगी यानी कि 3, ये हो गया अंडर रूट 4, यानी r बराबर हो गया, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि r बराबर देखिए पेयर बन गया तो एक बाहर आ जाएगा, r बराबर मेरा कितना आ गया 2। देखिए r की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब थीटा बराबर tan इनवर्स माड में y अपान, देखिए y कितना है आपका काल्पनिक भाग में, और रूट 3 है और बट्टे 1, यानी कि थीटा बराबर आपका आ गया tan इनवर्स ये रूट 3। देखिए माड का मतलब होता है, जैसे अगर कोई -3 दे दिया माड में तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखिए माड में अगर कोई वैल्यू है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगी ही, अगर निगेटिव है तो उसका मान भी पॉजिटिव होगा, माड का यही मतलब है, ठीक है। यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि tan इनवर्स रूट 3। अब देखिए रूट 3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का, tan 60 का होता है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, और इसे लिख सकते हैं tan π/3। देखिए 60 को हम लिख सकते हैं ना, 60 को लिख सकते हैं π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और ये 3, यानी कि 3 6 18, यानी आपका 60 आ गया, इस तरह से, ठीक है। देखिए tan इनवर्स इंटू tan, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी आपका आ जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू π/3। अब यही समझना है आपको, ये थीटा इक्वल टू π/3 आया है, ये हमारी जो इस ध्रुवीय रूप में, ये जो ध्रुवीय रूप था इसका, ये जो थीटा की वैल्यू है, ये हमारा थीटा, ये वैल्यू अभी नहीं मेरी निकल के आई है, तो इसे हम मान लेते हैं आपका क्या है, थीटा 1 मान लेते हैं, ठीक। ये थीटा 1, ये थीटा 1 है, ये थीटा 1, ये थीटा 1 और ये थीटा 1, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ कंसेप्ट है, देखिए उसे समझते हैं। देखिए ये थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये आपके दिमाग में फिट होगा, क्योंकि देखिए जो आप जब सवाल मापांक और कोणांक आपको पूछता है, सवाल दे दिए समरी संख्या में, तो मापांक ये जो आर है, आर तो सभी लोग निकाल लेते हैं, आपके एग्जाम में आर के ऊपर आपको नंबर नहीं दिया जाता, आप थीटा की वैल्यू
क्या निकालते हैं, नंबर आपको उसी पे दिया जाता है। तो हम थीटा को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चतुर्थांश है, ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस है यानी कि आर एक्सिस, और ये आपका आई एक्सिस, ठीक। देखिए ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, और ये आपका द्वितीय है, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में आपकी सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और द्वितीय में होता है पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और तीसरे में होता है आपका निगेटिव और निगेटिव, यानी दोनों वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। और जो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट है यानी कि चतुर्थांश जो है, उसमें क्या होता है आपका पहला प्लस और दूसरा माइनस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है देखिए, जैसे आपका जो निर्देशांक, आपकी समरी संख्या क्या थी, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3, यानी इसका निर्देशांक क्या होगा, 1 कामा रूट 3 होगा, ठीक है। यानी कि वास्तविक अक्ष पर कितना चला है, 1, और काल्पनिक पर रूट 3, ठीक। ये निर्देशांक है, यानी कि आपकी दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यानी अब देखिए कि अगर ये आपकी जो निर्देशांक है, ये आपका जो समरी संख्या दिया है, ये अगर प्रथम चतुर्थांश में स्थित है यानी कि लाई कर रहा है, तो आपका हो जाएगा जो थीटा है वो थीटा ही रहेगा, ठीक है। जो आपका आएगा, जैसे ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये थीटा 1 क्या हो जाएगा, वो बराबर थीटा हो जाएगा, ठीक। और जो अगर ये जो समरी संख्या है अगर द्वितीय चतुर्थांश में अगर लाई कर रहा है, तो जो आपका थीटा 1 होगा उसकी वैल्यू वो हो जाएगी पाई माइनस थीटा, ठीक है। देखिए अगर थीटा 1 की वैल्यू, अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे कि अगर द्वितीय में लाई कर रहा है तो क्या करेंगे, जो थीटा 1 की वैल्यू है, ठीक, सॉरी यहाँ पर थीटा रहेगा, ये थीटा रहेगा, यहाँ पर हमें थीटा निकालना है ना। तो थीटा 1 ये थीटा 1 देखिए अगर प्रथम चतुर्थांश में अगर लाई कर रहा है तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो जो थीटा 1 मैंने निकाला है वही उसकी बराबर हो जाएगी। अगर द्वितीय चतुर्थांश में अगर लाई कर रहा है तो जो आपकी थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाई माइनस, अब जो थीटा 1 की वैल्यू आई है उसे क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा 1। अब देखिए अगर तृतीय चतुर्थांश में अगर लाई कर रहा है, ठीक है, तो जो आपकी थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा 1, ठीक है। और देखिए अगर चतुर्थांश में अगर लाई कर रहा है तो जो आपका थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस थीटा 1, ठीक है। तो देखिए अब ये जो आपका जो थीटा 1 आया है कितना है, पाई/3, तो ये हमारा थीटा 1 है। तो अभी हमें थीटा निकालना है, ये हमारे अभी जो गुणांक मान आया है ये एग्जैक्ट मान नहीं है। तो अब देखेंगे हम क्या कि जो समरी संख्या दिया है किस चतुर्थांश में लाई कर रहा है। तो देखिए 1, 3 दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि इसमें किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा 1 की। जो वैल्यू थीटा 1 की आई है वही आपका थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे चूँकि z बराबर 1 प्लस आई√3 प्रथम चतुर्थांश में
स्थित है, इसीलिए जो θ1 होगा उसके बराबर हो जाएगा, थीटा के इसके बराबर θ1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि थीटा हो गया आपका, θ1 की वैल्यू कितना ही है, π/3, यही आपकी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया गुणांक। अब ये हमारी गुणांक की वैल्यू आ गई। अब देखिए, जैसे देखिए आगे और समझ लेते हैं। अब यही जो समरी संख्या आपको जैसे दे दिया z बराबर -1 और ये -1 और ये -i√3, ठीक है, -1 -i√3। तो देखिए किस में लाई करेगा, इसका जो निर्देशांक होगा कितना होगा, -1 कामा -√3, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में लाई करेगा। ठीक है, तो जो आपका थीटा इसमें आएगा वो -π, अब θ1 की वैल्यू जो आप जितना निकल कर आएगा वो हो जाएगा, और उसमें उसे क्या करेंगे, -π में प्लस θ1 कर देंगे। ठीक, ये है। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका जो थीटा वैल्यू आएगी वो जो θ1 आपने पहले निकाला है वो वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन उसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि θ = माइनस θ1 हो जाएगा। ठीक है, और आपका अगर द्वितीय में अगर लाई कर रहा है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, अगर सेकंड में अगर लाई कर रहा है तो जो आपका थीटा होगा वो पाई में से जो आपका θ1 जो निकल कर आएगा शुरू में, वो उसमें से पाई में से क्या करेंगे, उसे घटा देंगे। बस आपको इतना करना है। देखिए अगर आपको ये कोऑर्डिनेट अगर समझ में आ गया है तो आप थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का जो सवाल दिया है उसे समझेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।